सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें हम कर रहे थे कर्ता के फीचर्स। जो कर्ता होता है, जो हेड होता है फैमिली का, जो बिजनेस को टैकल करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको कर्ता कहते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं जो कर्ता होता है? एक तो इसमें ये सारे जितने भी फैमिली बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है वो सारा मैनेज करना इसके ऊपर मैनेज करता ही करता है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो सेव करे, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है इस पर कि नो बाउंडेशंस, कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि हेड है कि ये मनी को सेव करे, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, और या फिर पे इनकम दे या ना दे, कोई बाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि ये हेड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जितने भी मेंबर्स हैं ना फैमिली के, उनको मेंटेन करके रखता है, मेंटेन ऑल फैमिली मेंबर्स, उन सबको मेंटेन करके रखता है। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं सारी उनको डिवाइड कर देता है कि पर्टिकुलर कोई भी मेंबर होगा, जैसे पर्टिकुलर मेंबर को दे दी कि आपने अकाउंट चेक करना है, ठीक है, आपने स्टोरेज का सारा सिस्टम देखना है, आपने ये देखना है कि वेयर हाउस में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट लाना है, ठीक है, आपने कस्टमर को डील करना है। तो ये सारा कौन डिसाइड करता है? कर्ता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें और क्या फीचर होते हैं? जो कर्ता होता है उसकी जो पावर्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड पावर्स। अनलिमिटेड पावर्स का मतलब ये है कि वो उसके पास हर चीज़ की अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है, जो ऑर्डर देगा वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने कहा है कि ये बिजनेस अब इस डायरेक्शन में नहीं, इसको नए सिरे से शुरू करा जाए, ठीक है, इसमें ये मेंबर्स इंक्लूड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सब उसके अंडर आ जाता है, सारी अथॉरिटी उसके अंडर होती है, क्योंकि वो एक तरह से हेड होता है फैमिली का और उसको उसी को सारी अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है। एक ये फीचर हो गया। और इसमें क्या होता है, ये जो टैक्स होता है फैमिली के बिहाफ पे वो भी यही पे करता है, ठीक है। इसकी क्या ड्यूटी होती है? पे टैक्सेस, जितना भी टैक्स होते हैं वो पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनके बिहाफ पे जो टैक्स पे करना है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स से कह सकते हैं या फिर फीचर्स कह सकते हैं कर्ता के। अब हम इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली के फीचर्स देखते हैं भी। इसमें जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका, अगर हम इसके बारे में पढ़े, इसके फीचर्स, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया लार्ज साइज। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसका ऑब्वियसली साइज बड़ा होता है, क्योंकि इसमें सारी फैमिली में देखो पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके सन आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जॉइंट फैमिली होती है तो सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इवन कि जो बिजनेस के अंदर अगर घर की वुमेन्स हैं तो उनको भी, विमेन को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसका ऑब्वियसली इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो साइज होता है वो बड़ा होता है, बड़ी होती है ये फैमिलीज, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड, फॉर्मेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। क्यों? इजीली बन जाती है ये ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारे मेंबर्स का कौन है? घर के मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं। तो उसको आगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को बढ़ाने में किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन बहुत ही ईजी होती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मेंबरशिप, नेक्स्ट फीचर आ गया मेंबरशिप। इसके अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक तो
हेड ऑफ द फैमिली, और जो जिसको ये भी कहते हैं जो सीनियर मोस्ट या फिर एल्डेस्ट मेल पर्सन है, वो उसको क्या कहा जाता है, कर्ता। ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो कौन होता है, एक तो कर्ता हो गया, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनको को ओनर्स कहा जाता है, को ओनर्स। ठीक है। तो ये दो तरह के मेंबर होते हैं एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है ये ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इसमें कितने मर्जी जितने भी मेंबर हम इंक्लूड करना चाहे फैमिली के, वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम जितना भी एक्सटेंड करना चाहे, किसी बाहर के पर्सन का कोई लेना देना नहीं होता। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जैसे मर्जी चलाओ। अपना घर का बिजनेस है तो जैसे मर्जी इसको कैरी ऑन करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि नो रिस्ट्रिक्शंस, इसके अंदर जो करता है वो कितना भी इसको एक्सपैंड कर सकता है बिजनेस को। ठीक है। और इसमें है अनइफेक्टेड बाय डेथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है अनइफेक्टेड बाय डेथ। अब इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, कर्ता का। ठीक है। अगर मान लो जो कर्ता है, जो कि एक तरह से हेड है फैमिली का भी हेड है, और बिजनेस को भी यही मैनेज कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है, इसके अंडर ही सारा आगे इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो ये अगर मान लो इसकी डेथ हो जाती है, तो जैसे इसके अंदर सारे फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हैं। ठीक है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके सन हैं, फिर उसके बाद उसके बच्चे आ गए। ठीक है। अगर वो नहीं रहा तो उसके बाद जो अगला सीनियर पर्सन रह जाता है घर में, वो इस बिजनेस को हैंड ओवर उसको कर दिया जाता है। वो एक तरह से हेड माना जाता है, मतलब कि उसको एक तरह कर्ता की पोस्ट मिल जाती है। ठीक है। जब अगर मान लो जो सीनियर मोस्ट या एल्डेस्ट पर्सन नहीं रहता है, उसकी डेथ होगी, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस को कौन टेक ओवर करेगा, कौन उसको संभालेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि अगर मान लो वो तो अकेला था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अकेला होने के कारण ये नहीं पता था कि अगर वो नहीं रहा तो उस बिजनेस को कौन संभालेगा। अब इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, तो उन फैमिली मेंबर्स के अंदर जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा मेल मेंबर्स के अंदर, वो ही एज ए कर्ता की तरह एक्ट करेगा। तो उससे बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको अपना एक जो हेड है वो ऑटोमेटिकली उससे मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है। उसके बाद इसमें यह है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम लिमिट। अब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसकी, मेंबर्स को ऐड करने की। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम लिमिट। अब इसमें ये है, देखो इसमें दो मेंबर्स थे ना, एक तो कर्ता था और को ओनर्स। जितने भी बाकी मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको को ओनर्स कहते हैं। तो इसकी को ओनर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने ही होंगे, जितने मर्जी अपने, जैसे कोई ज्वाइंट फैमिली है, उसमें बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो वो भी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि इतने मेंबर ही रहेंगे। तो मेंबर्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर हैं इसको बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस। और क्या है इसके अंदर कि लायबिलिटी के लिए बता रखा है। ठीक है। कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो करता है उसको तो कोई जवाबदेह नहीं होता, उसको कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, कोई इस तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी, कोई नुकसान हो गया कुछ भी, उसने बस मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, अपना ऑर्डर देना है। लेकिन लायबिलिटी किस पे होती है, जो मोस्टली जो को ओनर्स होते हैं उनके ऊपर। लेकिन वो भी ऐसे है कि अपना लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर इनके फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो ये हो गए उसके फीचर्स। फीचर्स के बाद आ जाते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है कि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो लीगल फॉर्मेलिटीज। अब देखो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिंदू फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें सारी जो फैमिली है वो ही बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, वही एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो इसमें कोई बाहर का पर्सन ही नहीं है, तो इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सब कोई ऐसा नहीं कि किसी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, हाँ बाहर का पर्सन है ठीक है, उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा भी इतना इन्वेस्टमेंट करेगा ये बिजनेस में, इतना इसका शेयर होगा, अगर लॉस हुआ तो ये इतना पेमेंट करेगा। तो इस तरह की लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत ईजी रहता है क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन एंड एक्शन। अब इससे क्या मतलब है, इसमें जो मेन रोल होता है वो कर्ता का है ठीक है। कर्ता को कोई और मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर वो बाउंडेड नहीं होता कि उसको कोई भी डिसीजन लेना है उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, वो उससे बाउंडेड नहीं होता। उसने जो डिसीजन लेना है डिसीजन लिया ठीक है। और एक्शन क्यों, एक्शन कैसे जल्दी होगा, क्योंकि इसमें सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए उसने अपना डिसीजन लिया, जो भी डिसीजन था ऑर्डर दे दिया अपने फैमिली मेंबर को, इसलिए उसके ऊपर काम भी उसी टाइम शुरू हो जाता है। तो इसमें क्विक डिसीजन एंड एक्शन होता है ठीक है। उसके बाद लीस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, लीस्ट कंट्रोल। अब देखो ये फैमिली बिजनेस है ठीक है, सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है ठीक है। तो कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है, किसी डीड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ भाई ये पर्सन हमने इन्वॉल्व किया है, इसने अपना इतना शेयर हमारे बिजनेस में रखा है ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसे हैंडल करेंगे, इसको कितना देना है, डैमेज हो गया तो इसको कितना देना है ठीक है। तो इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है, क्योंकि ये घर का बिजनेस है, घर के फैमिली मेंबर्स हैं ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा जो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पब्लिक का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये सिर्फ घर के फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट क्या एडवांटेज है, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था कि इसको कंटिन्यू करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे पढ़ा था अनइफेक्टेड बाय डेथ, जो मेन हेड है ठीक है, हेड कौन है इसमें, जो हेड दो मेंबर है ना, एक कर्ता और एक को-ओनर्स, जितने भी बाकी काम करने वाले हैं उनको को-ओनर्स का है फैमिली मेंबर्स को, बाकी एक मेंबर जो सीनियर मोस्ट है वो है कर्ता। अब कर्ता की मान लो डेथ हो जाती है तो वो उसके कारण बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जो फैमिली है, फैमिली में जो सबसे सीनियर मोस्ट, उसके बाद कर्ता के बाद जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर रह जाएगा उसको इसकी पोस्ट दे दी जाएगी, कर्ता की पोस्ट दे दी जाएगी। तो इससे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि वो सिंगल था, अपना सिंगल ऑनर होने के कारण उसके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंटिन्यूएशन रहती है ठीक है। और इसमें सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। अब इसमें सीक्रेसी कैसे मेंटेन रहती है, अब देखो कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी कोई भी अमेंडमेंट करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं बिजनेस में, या बिजनेस को ग्रो करना है, उसको बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ के लिए देखना है,
कोई इन्वेस्टमेंट करनी है एक्स्ट्रा, जो भी डिसीजन है रिलेटेड टू बिजनेस, नए बिजनेस को स्टार्ट करना या कुछ भी है, वो डिसीजन डिस्कशन किसके बीच में होगा? मेंबर्स के बीच में, को ओनर्स के बीच में और कर्ता के बीच में। इन दोनों के बीच में डिस्कशन होएगा। और ये दोनों है कौन? ये बिजनेस में वही मेंबर्स हैं जो कि फैमिली के पार्ट हैं, यानी फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये फैमिली में ही रहेगा, बिजनेस का जो भी डिस्कशन है, जो भी डिसीजन है वो फैमिली में ही रहेगी। तो एक तरह से सीक्रेसी रहती है, ऐसा नहीं कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारे जो है फैमिली का आपस में फेथ रहता है, जिसके कारण बिजनेस में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है वो बाहर नहीं जाता, लीक आउट नहीं होता। तो उसकी ये क्या होती है? सीक्रेसी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? ये एक तरह से उसके एडवांटेजेस हो गए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या है? एक तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है? मेंबर्स आ जाते हैं अलग, तो क्या होती है? सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर हम कंपैरिजन करें, बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की और उसके बाद ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो इसमें क्या होता है? उसमें जितना भी बिजनेस से उसको प्रॉफिट हुआ है वो खुद उसको एंजॉय करेगा, अकेला प्रॉफिट को। लेकिन इसमें जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा? शेयर होगा सारे मेंबर्स के बीच में, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ मेंबर्स क्या होते हैं? लेजी होते हैं, उतना काम नहीं करते, उतनी एक्टिविटी नहीं शो करते, उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते, फिर भी उनको ये बेनिफिट हो जाता है कि उनको बराबर का शेयर मिलता है प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी है वो किस पे डिपेंड करती है? Continuity of business, ये depends upon continuity of family। जो बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी है, अब बिजनेस कंटिन्यू आगे चलता रहे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे फैमिली चलती है, क्योंकि इसमें सारे फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, उसके चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन के आगे चिल्ड्रन है, आगे जैसे जैसे कॉन्टिन्यूटी बनती रहेगी वैसे वैसे फैमिली। तो इसके अंदर यही होता है कि अगर मान लो फैमिली ही अलग हो गई, कई बार ऐसा होता है सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली है, सेपरेशन हो गई, सब अलग अलग हो गए, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती। तो कॉन्टिन्यूटी करने के लिए फैमिली आगे बढ़ती रहे, फैमिली भी, तभी ये बिजनेस आगे स्मूथली कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्सेज, अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ कर्ता। अब देखो इसमें सारी हमने फीचर्स में पढ़ा था कि जो कर्ता है उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। वो क्या करता है, जब हमने कर्ता के फीचर्स थे, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है, वो चाहे पैसा जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करे, कितना मर्जी इन्वेस्ट करे, चाहे वो सेविंग में रखे या ना रखे, ठीक है, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स को इनकम टाइमली दे या लेट दे, उसके ऊपर हर तरह की अथॉरिटी होती है। कोई भी डिसीजन लेना है वो किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में। ये अनलिमिटेड अथॉरिटी होने के कारण कई बार क्या होता है, कुछ जो यूथ होते हैं फैमिली के अंदर, जिनके जैसे अब जैसे जैसे टेक्निकल वे से अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उनकी जो सोच होती है वो भी इस तरह से नहीं होती कि उसको डीमोरलाइज किया जाए। लेकिन अगर मान लो कर्ता नहीं चाहता कि वो चीज़ आगे रखी जाए, ठीक है,
अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए डिसीजन इसका ही है। अगर कर्ता उस डिसीजन को नहीं मानता, कोई अपनी सजेशन देता है फैमिली मेंबर में, लेकिन कर्ता ने डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, वो जो चीज़ है वो डिप्रेस होती जाती है। क्या पता उसने जो आज के यूथ हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में उनको पता होता है, तो वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो उसके कारण वो चीज़ क्या हो जाती है, वो नीचे हो जाती है। क्योंकि जो कर्ता होता है वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपने बिजनेस को रन कर रहा है, मान लो, ठीक है, लेकिन कुछ जो टाइम के साथ साथ इनोवेशंस आती हैं उसके रिगार्डिंग उसको इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी कि आजकल के यूथ को होती है, ठीक है। तो इसके कारण कई बार क्या होता है, जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करना है या ग्रोथ करना है, वो उस टाइप से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। तो वो यंग जो यूथ होते हैं फैमिली के अंदर, उसके डिसीजन को नहीं देखा जाता, वो सिर्फ कर्ता के डिसीजन ही देखा जाता है, क्योंकि इसकी जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ये सब अपनी जो दूसरे यूथ होते हैं फैमिली मेंबर की सिंसियरिटी होती है फैमिली मेंबर की, उसकी फिर कोई जगह नहीं रहती, ठीक है। तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेज। और इसमें कहते हैं रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि सारे तो फैमिली मेंबर के ही लोग आ गए, फैमिली मेंबर आ गए सारे, ठीक है। तो फैमिली मेंबर आने के कारण तो उनके जो नॉन होते हैं, जहाँ से रिसोर्स उनको मिल सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्स हो, तो वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं, तो रिसोर्स इसमें लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके हमने फीचर्स किए, कैसा होता है ये, ठीक है, इसका साइज कैसा होता है, फॉर्मेशन, इसको ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं इसमें। उसके बाद इसमें मेंबरशिप, दो तरह के मेंबर इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, एक तो आता है कर्ता, ठीक है, और एक आता है को-ओनर्स। जितने भी जो हेड होता है, मेन सीनियर मोस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जिसका मेन काम होता है मैनेजमेंट करना, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना, तो वो करता होता है, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो को-ओनर्स होते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, क्या कितनी ग्रोथ करनी है, ठीक है, किसी दूसरी लाइन में बिजनेस को लेके जाना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कोई बाहर का पर्सन होता है, किसी के साथ कोई एग्रीमेंट है तो उसकी वेट करनी पड़ेगी, उसके साथ बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, घर का बिजनेस है, जैसे मर्जी उसको आप ग्रोथ करो, चाहे एक्सपेंड करो, चाहे स्प्रेड करो, जो मर्जी करो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया था अनइफेक्टेड बाय डेथ। डेथ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। कर्ता की डेथ हो गई तो एक तरह से वो पोस्ट है, वो दूसरी उसकी जगह जो को-ओनर्स में से सबसे सीनियर मोस्ट होगा, ठीक है, उसको कर्ता बना दिया जाएगा। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर मान लो फैमिली मेंबर्स के अंदर जैसे बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जैसे कोई किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसी बिजनेस के अंदर, अगर वो विलिंग है और करता भी चाहता है कि हाँ भाई वो इन्वॉल्व है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की कि हाँ भाई इसकी लिमिट हो, इतने मेंबर होने चाहिए, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। तो मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद हमने किया था इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में इसके अंदर कोई लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये घर का बिजनेस है, कोई बाहर का पर्सन नहीं है कि किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट या कोई डीड रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्विक डिसीजन एंड एक्शन, ठीक है। हेड कौन है? कर्ता, ठीक है, उसी ने क्या लेना है? डिसीजन लेना है, ठीक है। उसने क्या अपना डिसीजन लेके किसको कहना है? जो भी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बोल देना है। तो एक्शन और डिसीजन क्विक होता है, कोई बाहर का पर्सन नहीं है, इसलिए जो बिजनेस है उसको रन करते समय जो भी चेंजेस करने हैं या कुछ भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग टू बिजनेस, तो वो क्विक होता है और एक्शन भी क्विक होता है। उसके बाद इसमें लीस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसके अंदर पब्लिक कंट्रोल तो होता ही नहीं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि सब बिजनेस घर का होता है, घर के मेंबर्स, घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसलिए सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। सीक्रेसी क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि इसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं, कोई भी डिसीजन है रिगार्डिंग द बिजनेस से रिलेटेड वो सब घर के मेंबर के बीच में ही रहता है, ठीक है। सीक्रेसी मेंटेन रहती है। हो गए इसके एडवांटेजेस। उसके बाद हमने किया था डिसएडवांटेज, जिसमें आ जाता है शेयरिंग।
अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में डिसएडवांटेज क्या है, भी प्रॉफिट तो सबको शेयर करना पड़ेगा ही। अब उसमें कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है, बस काम बिजनेस में इन्वॉल्व हैं लेकिन उतना अपना काम नहीं करते, उतनी एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते जितना होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, जो काम कर रहे हैं उनको भी बराबर प्रॉफिट मिलता है और जो काम नहीं कर रहे या कम काम कर रहे हैं उनको भी उतना ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस, जो अगर मान लो बिजनेस है उसको कंटिन्यू करना, वो डिपेंड करता है फैमिली कैसे कैसे आगे बढ़ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ करता, इसको इतनी अथॉरिटीज होती हैं, ये हेड माना गया, इतनी अथॉरिटीज होती है कि इसने जो बात कह दी कि नहीं ये ऐसे ही होगा तो उसी चीज को मानना पड़ेगा। जिसके कारण क्या होता है, जो यूथ होते हैं कई बार उनकी भी कुछ इस तरह से इनोवेटिव स्कीम्स होती हैं टू एक्सपेंड द बिजनेस, ठीक है, टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फॉर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, उसके रिगार्डिंग, तो उसकी सिंसेरिटी की कोई जगह नहीं रहती। जो डिसीजन ले रहा है वो करता के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स, सारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, तो उसमें रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये हो गया हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। पार्टनरशिप को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश होगा।